हमारा टॉपिक है विल्सन्स डिजीज़। अच्छा, विल्सन्स डिजीज़ इज जेनेटिक इन नेचर और उसमें भी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, विच मीन्स दैट आपके पेरेंट्स से जो दोनों कॉपीज़ आपके पास क्रोमोसोम की आई हैं वो दोनों कैरियर्स थे, उन दोनों के अंदर वो जीन म्यूटेटेड था, लेकिन आपके अंदर अब दोनों जो एलील्स आए हैं वो म्यूटेटेड हैं, तो आपके अंदर वो डिजीज़ मैनिफेस्ट करेगी। तो म्यूटेशन भी आपके पास ATP7B जीन की हो रही है, विच इज़ अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर होम्योस्टेसिस इन द बॉडी, राइट। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ विल्सन डिजीज़ की बात करें तो आपके पास लिवर जो होता है वो मेन स्टोरेज ऑर्गन होता है कॉपर के लिए। जब आपके पास ATP7B जीन की म्यूटेशन हो जाती है तो आपके पास कॉपर की ट्रांसपोर्ट विद इन द बॉडी टू डिफरेंट ऑर्गन्स एज वेल एज एक्सक्रीशन इसकी, ये दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो क्या होता है कि आपके पास लिवर में जब वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा, मतलब लिवर से बाइल में नहीं जा पा रहा है और वो लिवर में ही एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो लिवर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और इवेंचुअली जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो आपके पास एक्स्ट्रा कॉपर जो होता है, एक्स्ट्रा फ्री कॉपर, वो स्पिल होने लग जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड तो हर ऑर्गन की तरफ जा रहा होता है तो वो हर डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट होने लग जाता है और फिर उस स्पेसिफिक ऑर्गन्स की मैनिफेस्टेशन आने लग जाती हैं आपके पास। अच्छा, अब ये वाली आप स्लाइड देखें तो इसमें मैं आपको शुरू से बताती हूँ। सपोज़ कि आपने कोई फूड आइटम खाया जिसमें कॉपर था, ठीक है, तो क्या होता है कि वो फूड आइटम GIT में जाता है, इंटेस्टाइन के लेवल पे एब्जॉर्ब होता है, सारी चीज़ें इंटेस्टाइनल लेवल की वो लिवर में जाके डिटॉक्सिफाई होने के लिए जाती होती है। लिवर में गया और लिवर में आपके पास प्रेजेंट होता है ATP, एक नॉर्मल बंदे के लिवर में ATP7B प्रोटीन हेपेटोसाइट्स की गोल्जी अपरेटस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके दो काम होते हैं, एक तो उसने क्या करना है कि उसने कॉपर को एपोसेरेलोप्लाज्मिन के साथ उसको कंबाइन करके आपके पास सेरेलोप्लाज्मिन बनाना है और वो आपके पास ब्लड में एंटर होता है और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, क्योंकि नॉर्मली भी आपको कॉपर की ज़रूरत होती है, आपके इतने को फैक्टर्स एंजाइम्स के उस वो कॉपर होते हैं, तो आपको नॉर्मल अमाउंट में तो कॉपर की ज़रूरत होती है। तो वो आपके पास एक काम तो उसका ये हो गया। सेकंड काम ये कि जो एक्स्ट्रा कॉपर आपके पास डाइट से आया है वो उसको बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देगा बॉडी में से। तो ये एक नॉर्मल बंदे की कॉपर होम्योस्टेसिस है। अब विल्सन डिजीज़ में क्या होता है कि ATP7B प्रोटीन तो म्यूटेटेड है, तो उसके जो दोनों काम थे वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, दोनों ट्रांसपोर्ट के काम, ट्रांसपोर्ट विद इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द बॉडी, दोनों डिफेक्टिव हो जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब कॉपर को वो एपोसेरेलोप्लाज्मिन के साथ नहीं कंबाइन कर पाता तो आपके पास सेरेलोप्लाज्मिन नहीं बनता, तो आपके पास बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में लो सेरेलोप्लाज्मिन लेवल्स होते हैं, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट जो हम करते होते हैं विल्सन डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। और सेकंड चीज़ है, जब वो बाइल से उसको रिमूव नहीं कर पा रहा तो लिवर में वो एक्यूमुलेट हो रहा है, लिवर में जब एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो कॉपर जो होता है वो उसकी ऑक्सीडेटिव डैमेज करने की कैपेबिलिटी होती है, तो वो आपके लिवर को और लिवर के हेपाटोसाइट्स को डैमेज करने लग जाता है और आपके हेपाटोसाइट्स जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होने लग जाते हैं, तो आपका लिवर एक क्रोनिक हेपेटाइटिस में जाकर एवेंचुअली ईयर्स लेटर वो सिरोसिस में चला जाता है। दूसरी चीज़, जब वो बाइल के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहा तो फिर लिवर की जब कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो फिर ब्लड में स्पिल करने लग जाता है, ब्लड जो है उसको डिफरेंट ऑर्गन्स में लेकर जाता है और वो डिपॉजिट होने लग जाता है मोर देन द नॉर्मल अमाउंट। जब वो डिपॉजिट होने लग जाता है तो वो उन स्पेसिफिक ऑर्गन्स को डैमेज करता है और उन स्पेसिफिक ऑर्गन्स की मैनिफेस्टेशंस आती हैं फिर आपके पास। Talking about the clinical features now, symptoms usually arise between the ages of 5 and 45 years. 5 से पहले भी कर सकते हैं, 45 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 5 to 45 is the age जहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा नोटिस किया कि आपके पास विल्सन डिजीज़ प्रेजेंट करती है। अच्छा, एक और चीज़ जो नोटिस की गई है वो ये है कि यंगर पेशेंट्स में हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस ज़्यादा देखी गई हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पेशेंट्स जिनमें न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स पहले प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जिस ऑर्गन में आपके पास वो डिपॉजिट होने लग जाए कि उस ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से मैनिफेस्टेशंस आपके पास आने लग जाएंगी। तो ये वही बात है कि यंगर पेशेंट्स में देखा गया है कि लिवर डैमेज की मैनिफेस्टेशंस पहले आ रही हैं, हालांकि और ऑर्गन्स भी डैमेज हुए होंगे, लेकिन ओल्डर पेशेंट्स में मैनिफेस्टेशंस आपके पास न्यूरोसाइकेट्रिक आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि लिवर अगर इन्वॉल्वमेंट होगी विल्सन डिजीज़ में तो कैसे मैनिफेस्ट करेगा, तो उसकी बड़ी एक वेरिएबल मैनिफेस्टेशन होती है। पहली चीज़ ये कि वो टोटली एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, मतलब सिर्फ आपको लैब्स जो आपके LFTs होते हैं वो थोड़े डीरेंज्ड मिलेंगे, लेकिन कोई सिम्टम साइंस आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। लेकिन इट कुड ऑल्सो भी कि वो फुलमिनेंट लिवर डैमेज के साथ प्रेजेंट करे, तो उसकी बहुत एक मतलब स्पेक्ट्रम है ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस जिसमें वो प्रेजेंट करते हैं।
यूजुअली पेशेंट एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, ब्लीडिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लिवर डैमेज हुआ है, कितनी सिरोसिस हो गई है, कितनी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, उसके मुताबिक आपके पास वो चीज़ मैनिफेस्ट करेगी। विल्सन डिजीज़ में जो 2 ऑर्गन्स या 3 ऑर्गन्स मेन जो देखे गए हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो उसमें एक लिवर है, दूसरा न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं, और तीसरी चीज़ आपके पास आइज़ में उसकी मैनिफेस्टेशन आती है। तो जो हम दूसरी बात पढ़े न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, उसमें वो यूजुअली एक्स्ट्रा पिरामिडल फीचर्स ज़्यादा प्रेजेंट करता है, जैसे ट्रेमर्स आने लग जाएंगे, डिस्टोनिया आने लग जाएगा, पार्किंसनिज्म विच इज़ पार्किंसंस लाइक फीचर्स आने लग जाते हैं जिसमें रिजिडिटी हो जाती है, ठीक है, ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, तो वो चीज़ आने लग जाएगी। उसके अलावा डिमेंशिया होने लग जाता है इन पेशेंट्स में। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में एक और चीज़ जो बड़ी मैनिफेस्ट होती है वो गेट एबनॉर्मैलिटीज़, उनके चलने के अंदाज में आपको पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तीसरी बात जो हम बात करेंगे वो साइकेट्रिक सिम्टम्स की है। वो यूजुअली अकेले मतलब सिर्फ साइकेट्रिक सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन के तौर पे बंदा प्रेजेंट कर सकता है, या एक बच्चे के अंदर अगर विल्सन डिजीज़ है तो वो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, वो उसकी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की शिकायतें आने लग गई हैं, तो मतलब इट कुड बी एज सटल एज दैट। और उसके अलावा पर्सनैलिटी चेंजेस, पैरानोया और इस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती है। इसीलिए जब साइकेट्री में भी यूजुअली पेशेंट को जब हम रेफ़र करते हैं तो वो पहले बेसलाइन टेस्ट जो इस तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि इट कुड बी अ विल्सन डिजीज, तो वो वाले टेस्ट पहले करवाते होते हैं बिफोर कॉलिंग देम कि ये साइकेट्री की प्राइमरी डिजीज़ चल रही है इनके अंदर। तो पहले देख रहे होते हैं कि ये कोई सेकेंडरी टू कोई मेडिकल डिजीज़ तो नहीं है। जैसे कि विल्सन डिजीज़ में आपके पास मसला कॉपर मेटाबॉलिज्म का चल रहा है, लेकिन आपके पास पेशेंट जो है वो डिप्रेशन के साथ साइकेट्री में प्रेजेंट किया है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, अब उसके बाद एक बड़ी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन होती है जो आइज़ में होती है, और उसे हम कहते हैं केसर फ्लेशर रिंग्स। और इसमें होता क्या है कि जो आपकी कॉर्निया की डेस्मस मेम्ब्रेन होती है उसमें जाके कॉपर डिपॉजिट करता है, तो वो एक ग्रीनिश ब्राउनिश डिस्कलरेशन आपको नज़र आती है। और जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है इसके लिए वो स्लिट लैम्प के थ्रू आप देखते हैं, एक क्लिनिशियन देखता है, एक्सपीरियंस क्लिनिशियन, तो वो उसको डिटेक्ट कर पाता है कि ये तो कॉपर डिपॉजिट हुआ है। उसके अलावा ये देखा जाए ना कि वो लोग विल्सन डिजीज़ के जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं उनमें 98% लोगों में आपको नजर आएगा कि केसर फ्लेशर रिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो लोग जो हेपेटिक डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं, हेपेटिक मैनिफेस्टेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनमें भी ऑलमोस्ट 50% लोगों में आपको केसर फ्लेशर रिंग्स मिल जाते होते हैं आइज़ में। तो इतनी ज़्यादा इसकी स्पेसिफिसिटी है। अच्छा, सब इन्वेस्टिगेशन में पहले हमारे पास कोई जनरल इन्वेस्टिगेशन होती हैं, फिर हमारे पास स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती हैं। जनरल में आप सीबीसी करवाते हैं, उसमें आपको एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है। एलएफटीज करवाते हैं, वो आपको डीरेंज्ड मिलेंगे। आपके पास ट्रांसअमाइनेजेस लेवल्स आपको रेज्ड मिलेंगे, बिलिरुबिन लेवल रेज्ड मिलेगा, व्हिच शोज के आपके पास हेपेटोसाइट्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपर्ली। आईएनआर रेज्ड मिल सकता है, व्हिच इज अगेन अ साइन ऑफ लिवर डैमेज के लिवर नहीं मेंटेन कर पा रहा है अपने फंक्शंस को। आईएनआर इंक्रीज का मतलब होता है कि आपके पास ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा हो चुका है। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में आप फ्री सीरम कॉपर कॉन्सेंट्रेशन कराते हैं, आप ब्लड में फ्री कॉपर मुहैया करते हैं, तो वो यूजुअली हाई आएगा आपके पास विल्सन डिजीज़ में, क्योंकि अगेन आपके पास लिवर की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है और वो स्पिल होने लग गया है, फ्री कॉपर हैज़ बिगिन टू स्पिल इनटू द ब्लड, तो वो आपके पास लेवल्स हाई आते हैं। सेकेंड, आपके पास 24 आवर यूरिन में आप कॉपर एक्सक्रीशन देखते हैं, और वो आपके पास अगेन हाई आएगी क्योंकि आपके पास ब्लड में कॉपर हाई आया है, तो ऑब्वियसली आपके पास यूरिन में कॉपर हाई आने लग जाता है। तीसरी चीज़ है आप सीरम सिरोप्लाज्मिन लेवल्स देखते हैं, वो हमने पहले भी बात की है, वो तो मेन डिफेक्ट था कि सीरम सिरोप्लाज्मिन नहीं बना पा रहा होता आपका ATP7B डिफेक्ट की वजह से, तो आपके पास ये लो आते होते हैं। और अगर इन ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है 24 आवर यूनिक कॉपर एक्सक्रीशन सीरम और सीरम सिरोप्लाज्मिन लेवल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में अगर इनकी कट ऑफ वैल्यूज़ तक इनकी वैल्यूज़ हैं जो कि मतलब गाइडलाइंस में सजेस्टेड है, ये 2 टेस्ट काफ़ी होते हैं विल्सन्स का डायग्नोसिस बनाने के लिए। बेस्ट टेस्ट आपको चाहिए लेबॉर्ट्री का, ताकि आपको विल्सन डिजीज़ की तरफ क्लू मिल सके, तो वो आपके पास सीरम सिरोप्लाज्मिन लेवल्स का लो, लेकिन देयर इज़ नो वन स्पेसिफिक टेस्ट जिसको हम कहें कि ये करवाओ, अगर ये लो या हाई आता है तो हम इसको विल्सन डिजीज़ डायग्नोज कर देंगे। आपको 2-3 टेस्ट का सहारा लेकर उनका एक क्राइटेरिया है, अगर आपने गाइडलाइंस में देखा हो तो वो फॉलो करना पड़ता है, और वो सिंगल टेस्ट बेस्ड नहीं होता, उसमें एटलीस्ट मिनिमम 2 टेस्ट, और वो भी अगर वो स्पेसिफिक कट ऑफ वैल्यूज़ तक आपको दे रहे हों तो फिर आप उसको डायग्नोज कर पाते हो, वरना यू हैव टू गो फॉर मोर देन 1 टेस्ट। अच्छा, 4th पे हम पहुंचे थे हेपेटिक कॉपर कंसंट्रेशन लिवर बायोप्सी से आपको पता चलती है, वो आपको हाई मिलेगी विल्सन डिजीज़ में। फिर बिकॉज इट्स अ जेनेटिक डिजीज़ तो आप जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, उसमें आपको एक्जैक्टली आप म्यूटेशन फिगर आउट कर सकते हैं कि यार ये इस लेवल पे डिफेक्ट था। मज़े की बात ये है कि विल्सन डिजीज़ में सिर्फ एक हमने जो डिफेक्ट
की बात की, वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ द कॉपर होम्योस्टेसिस में मसला आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हम लोगों ने विल्सन डिजीज़ में देखे हैं कि पॉसिबल हो सकते हैं, और वो कॉपर होम्योस्टेसिस में एट डिफरेंट लेवल्स इशू करवा सकते हैं। तो इसलिए जेनेटिक टेस्टिंग इज़ नॉट द ईजिएस्ट टेस्ट टू डायग्नोस इट, लेकिन हम उसको यूज़ कर सकते हैं जब हमें डाउट हो कि यार ये विल्सन डिजीज़, बाकी टेस्ट जो हों वो एग्जैक्टली हमें वैल्यूज़ ना दे रहे हो, तो हमें फिर बायोप्सी तक जाना पड़ता है। और एक और जेनेटिक टेस्टिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास एक फैमिली मेम्बर डायग्नोज हो चुका है करेक्टली कि यार इसको विल्सन डिजीज़ है, तो फिर उनके ऑब्वियसली बहन भाइयों में भी रिस्क होता है कि उनको विल्सन डिजीज़ हो सकती है, तो उनके सिबलिंग्स में स्क्रीन करने के लिए आप जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते होते हैं। उसके अलावा अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मैनिफेस्ट किए हैं पेशेंट्स ने, तो फिर आप ब्रेन MRI भी करवाएंगे। टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट नाउ, ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली आपके पास कॉपर ओवरलोड हुआ है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास नेगेटिव कॉपर बैलेंस हो, विच मीन्स कि आप इनटेक मिनिमम कर रहे हो और एक्सक्रीशन मैक्सिमम कर रहे हो, तो आपके पास नेगेटिव कॉपर बैलेंस इन द बॉडी होना चाहिए। तो डाइट में आपने कॉपर इनटेक अपनी कम करनी है, एंड देयर आर सम फूड जिसमें कॉपर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जैसे चॉकलेट्स हो गए या शेलफिश हो गया या ड्राई फ्रूट नट्स हो गए, इनमें ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें आपने फिर अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ आपने चिलेशन करनी होती है। चिलेशन से आप क्या करते हैं कि आप उसकी एक्सक्रीटरी कैपेबिलिटी को ना इन्हांस करते हैं, आउटपुट में आपके यूरिन में वो रिलीज आउट हो जाता है। तो चिलेशन में आपके पास डी पेनिसिलमिन है और ट्राइएंटीन है, ये दो जो है वो अप्रूव्ड हैं और ये यूज़ होते हैं। चौथी चीज़ तीसरी चीज़ आपके पास जिंक एसिटेट है, जो कि GIT के लेवल पे जाकर एब्जॉर्प्शन जो आपकी डाइट से आप ले रहे हो कॉपर, थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत जितना भी, वो आपके पास डाइटरी कॉपर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता इंटेस्टिनल लेवल पे। तो जिंक एसिटेट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पीपल, और ये बड़ी पूरी ज़िंदगी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो फॉलोअप होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप कितना अच्छे से मॉनिटर कर पा रहे हो ख़ुद को, कितने अच्छे से आपने नेगेटिव बैलेंस इन द बॉडी मेंटेन किया हुआ है। तो यू नीड फॉलोअप्स, ताकि आपको देखा जाए कि आपके दूसरे ऑर्गन्स में डिपोजिशन तो नहीं शुरू हो रही, और अगर हेपाटिक हो भी गई थी तो वो प्रोग्रेसिव तो नहीं है, वो मतलब आपने उसको किसी ना किसी जगह उसको स्टैटिक कर लिया है। आप रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने जितना डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रोग्रेसिव डैमेज से बचा सकते हैं। तो आपने देखना होता है कि कितना लिवर, आपने देखना होता है कि किधर पेशेंट खड़ा हुआ है। तो उसके लिए आप मेक श्योर करते हो कि हर बार जब फॉलोअप पे आए तो कुछ टेस्ट लेकर आए, तो आप जिसमें आपके पास सीरम कॉपर, सीरोप्लाज्मा लेवल्स होते हैं, CBC LFT जनरल टेस्ट होते हैं। उसके अलावा आप एडमिट करके 24 आवर यूरिक कॉपर कॉन्सेंट्रेशन भी देख सकते होते हैं, ताकि आप एवेलुएट कर सकें कि पेशेंट कहाँ स्टैंड कर रहा है और वहाँ से ट्रीटमेंट कितनी आपने डोज बढ़ानी कम करनी है। मैनेजमेंट में एक पॉइंट आपके पास ये भी होता है कि आप लिवर ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते होते हैं। वो यूजुअली इंडिकेटेड होता है उन लोगों में जिनमें या फल्मिनेंट लिवर डैमेज हुआ हो, फल्मिनेंट लिवर फेलियर हुआ हो, या फिर वो लोग जिनके अंदर एडवांस सिरोसिस विद लिवर फेलियर हुआ हो। एंड दैट इज़ ऑल फॉर विल्सन डिजीज़। थैंक यू।